गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द होल और एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है कि वो पॉइंट होता है जिस पे किसी भी बॉडी का पूरा मास ऐसा लगे कि वहाँ पे कंसंट्रेटेड है, तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई ऑन द बॉडी, इट मे लाई ऑन द बॉडी और इट मे नॉट लाई ऑन द बॉडी। अब एक्चुअल में क्या है, ये सिंपल सा अगर इसका मीनिंग समझे तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ all the external forces, if all the external forces acting on the body were to be applied at the center of mass, then its state of rest or motion will remain अनअफेक्टेड। मतलब ये है, समझिएगा इस बात को, कि आपने किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगाए तो उसके कारण उसकी कुछ स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, कुछ भी हुआ इसके कारण, और आपने फिर क्या किया, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए, सारे मास क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे लगा दिए सारा फोर्स। तब क्या होगा, तब जो उसकी पोजीशन जब मूव कर रही थी, जैसे ही मूव कर रही थी वो वैसे ही करती रहेगी। इस रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल का कोई सिस्टम है। हमने कल सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करी थी, तो वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं हम टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। दो पार्टिकल का कोई सिस्टम था, जैसे अज्यूम एक पार्टिकल था, ये बी ये दूसरा पार्टिकल था बेटा, हैविंग सम पोजीशन विद जो पोजीशन वेक्टर से आपने इसकी पोजीशंस बता दी। तो ए की पोजीशन ओरिजिन से रिप्रेजेंट बाय द पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे की R2। ठीक है, ए पे पार्टिकल जो रखा था उसका मास था मान लीजिए m1 बेटा, दूसरे का मास था m2। नाउ अब क्योंकि टू पार्टिकल सिस्टम में दोनों एक दूसरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करेंगे तो बेटा इसने इस पे कुछ भी फोर्स लगाएगा, लेट्स अज्यूम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये भी उस पर फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट लगेंगे, इंटरनल फोर्स ये F1। तो इंटरनल फोर्सेस जो होंगे बेटा दे आर इक्वल एंड अपोजिट, वो तो कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, आपने कोई फोर्स लगाया इस पे एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया F2, इस पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा F1। ठीक है, तो टोटल फोर्स इस पे कितना लग गया, F1 प्लस F2 लग गया। वो यही कह रहा है कि अगर ये टोटल फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास पे लगा देंगे तो उसकी पोजीशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इस पर बात, किस तरीके से है देखिए ध्यान से। जी, तो देखो बेटा, आपके पास
कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 located at point A and B respectively, having position r1 and r2 from origin respectively, और C आपने पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मान ली रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर r. लेट v1 v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ दीज पार्टिकल्स m1 m2 जो मासेस थे. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगा बेटा, dr1 बाई dt, आपने पढ़ा है v2 dr2 बाई dt हो जाएगा. f1 f2 बी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड f12 एंड f21 बी द इंटरनल फोर्स. तो देखिए, तो f1 बी द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकुलर मास m1, f2 external force on particular mass m2, f12 internal force on m1 due to m2, f21 internal force on m2 due to m. तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का m1 का, m1 v1. सेकेंड क्या होगा, m2 v2. और आपको पता है क्या, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पढ़ा है कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस सम एक्सेलरेशन, तो वही मोमेंटम चेंज करेगा. तो f1 प्लस f12 फर्स्ट बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है बेटा, तो उसके कारण फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया dp1 बाई dt. तो p की वैल्यू आपने पुट कर दी m1 v1 f1 प्लस f12. f1 क्या था, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स था, f12 क्या था, इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. सिमिलरली d बाई dt ऑफ m2 v2 आपका f2 प्लस f21 आ गया. ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. क्या किया आपने, ऐड कर दिया. ऐड करने से क्या दोनों के दोनों देखिए एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि f12 और f21 तो इक्वल अपोजिट थे, इन्होंने तो कर दिया कैंसिल आउट. तो आपके पास बचा d बाई dt ऑफ m1 v1 प्लस d बाई dt ऑफ m2 v2 इक्वल टू f1 प्लस f2. तो ध्यान से समझना, देखो सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया अभी ये. अब जब f1 प्लस f2 क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने बात पढ़ी थी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स, सारा एक्सटर्नल फोर्स अगर आप सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं होगी, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं. अब ध्यान से समझना. तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2. अब नाउ लेट f बी द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ सिस्टम. f1 प्लस f2 आपने क्या मान लिया, f मान लिया. तो यहाँ से देखिए क्या बना, देखिए क्या बनी वैल्यू, d बाई dt ऑफ m1 v1 की वैल्यू में dr1 बाई dt पुट कर दूँ बेटा, प्लस m2 v2 था, v2 को मैंने dr2 बाई dt पुट कर दिया. ये आपके पास अगर इसको अंदर रखेंगे तो देखिए क्या बना, d बाई dt ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2, या d स्क्वेयर बाई dt स्क्वेयर ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f. समझिएगा ध्यान से, d स्क्वेयर बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. तो मैंने क्या किया, इसको टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल मास से डिवाइड कर दिया. तो टोटल मास क्या, तो दो पार्टिकल थे, तो टोटल मास क्या था, m1 प्लस m2. इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया. अब समझे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आपने न्यूटन सेकंड लॉ, अभी मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए. देखिए ये आपके पास आया m1 प्लस m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, इसको अब मैं कंपेयर करने की बात कर रहा था बेटा. समझिए, ये क्या था आपका टोटल मास है ना, ये क्या था, थोड़ा समझिएगा, टोटल मास है. ठीक है जी, टोटल मास है. ठीक है, जिस पे आपने फोर्स लगाया था ना, ये टोटल मास है जहाँ पे फोर्स लगाया था. ठीक है, अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. जो टोटल मास, उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, नेट फोर्स. अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv बाई dt. या अगर मैं इसको लिखूँ तो ये d स्क्वेयर बाई dt स्क्वेयर इंटू s. s क्या था, पोजीशन. s क्या थी बेटा, पोजीशन. कौन सी पोजीशन, जिस पे ये मास m था, है ना. कौन सी पोजीशन, जिस पे मास m था, उसकी ये पोजीशन है. तो ये f की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ गई. अब समझिए कि ये फोर्स क्या है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स. किस मास पे लगा, इस मास पे लगा, जिसकी पोजीशन क्या है, ये पोजीशन. और बेटा जहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉडी जिस पोजीशन पे एक्ट करती है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास. उस पोजीशन को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास. तो बेटा सेंटर ऑफ मास क्या हो गया मेरा, m1 r1
प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, 2 पार्टिकल के लिए। अगर n पार्टिकल्स हो जाए, है ना, कॉन्टिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं बात कर रहे हम सिर्फ पार्टिकल सिस्टम की बात करें। अगर n पार्टिकल होते तो क्या हो जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस अप टू mnrn, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू प्लस m। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। ये किसके लिए था बेटा, फॉर द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपके पास हो गई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर हो गया, ठीक है। तो दिस इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन सेंटर ऑफ मास r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m। अब कुछ डिस्कशन जो हमने पढ़ा है उसके कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है। कह रहा द मोशन ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ओनली। हमने बात की ना, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट था, इंटरनल फोर्स तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर रहे थे ना, बिटवीन द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द सिस्टम कैंसल आउट इन पेयर्स, ठीक है। तो कह रहे फिर इक्वेशन नंबर 5 कौन सी बेटा, ये वाली इक्वेशन नंबर 5, ये m1 प्लस m2 d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू f। कह रहे इक्वेशन 5 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ टोटल मास सपोज टू बी कंसिडर सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। वही हम बात जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। इक्वेशन शोज दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी टेकन एज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल। तो कह रहा है इसने वेटेड एवरेज ली, वेटेड एवरेज कैसे, जैसे m1r1 प्लस m2r2 बाई m1 प्लस m2, इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं। तो जो कह रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, वेटेड एवरेज होगी किसकी, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल्स की। कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास और 2 पार्टिकल सिस्टम वर्क ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पे है बेटा, अगर r 0 है देन m1r1 प्लस m2r2 इज इक्वल टू 0 और r2 इज इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 इंटू r1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका सेंटर मास ओरिजिन पे है ना, तो बेटा एक पार्टिकल उसके राइट साइड होगा, उसके लेफ्ट साइड, यानी कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होगा। तो वही कह रहा था, अबव इक्वेशन शोज दैट इफ r1 इज नेगेटिव देन r2 इज पॉजिटिव, हैंस सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल लाइज ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। अगर दोनों का मास सेम हो जाए तो फिर क्या जाएगा, mr1 प्लस mr2 और r की वैल्यू क्या जाएगी, r1 प्लस r2 बाई 2। तो एवरेज वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, तो एवरेज वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी कब, अगर आपके पास दोनों पार्टिकल्स का मास सेम, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास हमने पार्टिकल सिस्टम के हिसाब से ना, कॉन्टिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूट उसके लिए नहीं निकाला अभी हमने पार्टिकल्स के लिए निकाला, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली के लिए हम डिस्कस करें किस तरीके से वो इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट होगा उसे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।